नमस्ते। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सच में हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक तरफ है देश का एक बहुत ही विशाल और महत्वाकांक्षी विकास प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ है दुनिया की कुछ सबसे अलग-थलग और कमजोर जनजातियां। ये सिर्फ जमीन या कंस्ट्रक्शन का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये विकास और संरक्षण के बीच सही संतुलन खोजने की एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर राष्ट्रीय प्रगति की कीमत क्या होनी चाहिए और सबसे अहम बात, किसकी कीमत पर? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 72,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कुल बजट है। सिर्फ इस आंकड़े से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना बड़ा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे सरकार द्वारा देश के लिए नितांत आवश्यक बताया जा रहा है, आज वही कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। इतनी बड़ी धनराशि साफ तौर पर यह दिखाती है कि इस पूरे विवाद में दांव कितने ऊंचे लगे हैं। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट्स की, फिर समझेंगे इसकी कानूनी चुनौती को, उसके बाद राष्ट्रीय महत्व पर केंद्र के तर्क जानेंगे और अंत में देखेंगे कि हाईकोर्ट ने इस पीआईएल को मंजूरी क्यों दी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। आखिर जमीन पर इस 72,000 करोड़ के निवेश का मतलब क्या है? देखिए, केंद्र सरकार के नजरिए से समझें तो ये कोई आम निर्माण कार्य नहीं है। सरकार इसे निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय महत्व का एक बेहद रणनीतिक कदम मानती है। इसमें एक इंटरनेशनल बंदरगाह, एक आधुनिक हवाई अड्डा, एक विशाल पावर स्टेशन और इन सबसे बढ़कर रक्षा बुनियादी ढांचा यानी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। सामरिक और विकासात्मक दृष्टि से सरकार का मानना है कि ये प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल जरूरी है। लेकिन फिर आता है हमारा दूसरा भाग, कानूनी चुनौती। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की गई है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि इस विशाल प्रोजेक्ट की वजह से वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ जो सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है वो है लोकस स्टैंडी। अब ये भारी भरकम कानूनी शब्द क्या है? इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है, क्या किसी व्यक्ति विशेष को कोर्ट में कोई केस दायर करने का कानूनी हक है भी या नहीं? अब केंद्र सरकार ने अदालत में यही मजबूत तर्क रखा कि भाई जो याचिकाकर्ता हैदराबाद की निवासी हैं, उनका ग्रेट निकोबार से क्या लेना देना। उनका स्पष्ट कहना था कि इस 72,000 करोड़ के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के खिलाफ पीआईएल दायर करने का उनके पास कोई लोकस स्टैंडी ही नहीं है। पर अब सवाल ये है कि ये याचिकाकर्ता हैं कौन? सरकार के तर्कों के बावजूद उन्होंने ये केस क्यों किया? इनका नाम है मीना गुप्ता, और अगर आप इनकी बैकग्राउंड देखेंगे तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी। इनका बचपन अंडमान और निकोबार में ही बीता है। करियर की बात करें तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय में सचिव रह चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, 2006 में जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एफआरए का ड्राफ्ट बन रहा था, ये उस पूरी प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी थी। पर्यावरण और जनजातीय जीवन के इस गहरे अनुभव ने ही उन्हें इन कमजोर जनजातियों के लिए आवाज उठाने पर मजबूर किया। अब चलते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, केंद्र का तर्क, राष्ट्रीय महत्व। तो अदालत में केंद्र सरकार ने अपना बचाव किस तरह किया? ये स्लाइड दोनों पक्षों के बीच के टकराव को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती है। एक तरफ है पक्ष ए यानी केंद्र का रुख, जो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक निर्विवाद राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है और किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ है पक्ष बी यानी हाईकोर्ट का रुख, जिन्होंने माना कि ये जनजातियां बेहद कमजोर स्थिति में हैं और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का नियम 56 किसी तीसरे पक्ष को उनके हकों की रक्षा के लिए आगे आने की पूरी अनुमति देता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को मंजूरी कैसे दे दी? आइए देखते हैं कि ये बात आगे कैसे बढ़ती है। अदालत ने केंद्र के उस लोकस स्टैंडी वाले तर्क को काउंटर करने के लिए सीधे एफआरए के नियम 56 का सहारा लिया। ये नियम एकदम साफ कहता है कि अगर किसी कमजोर वर्ग के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनके बचाव के लिए कोई भी पीआईएल दायर कर सकता है। और क्योंकि मीना गुप्ता खुद इस कानून को बनाने में शामिल थीं और आदिवासियों से उनका पुराना जुड़ाव रहा है, तो कोर्ट को लगा कि वो इस मामले को उठाने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। इस फैसले के दौरान हाईकोर्ट ने एक बहुत ही गहरी और संवेदनशील टिप्पणी की।
उन्होंने कहा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय आबादी एक बेहद कमजोर जनजातीय समूह है और आम लोगों की उन तक पहुंच नहीं है। जरा सोचिए, ये बात कितनी अहम है। कोर्ट का साफ मानना था कि ये जनजातियां खुद तो अपने हकों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा नहीं सकती, इसलिए किसी तीसरे पक्ष का उनके लिए सामने आना न सिर्फ कानूनी रूप से सही है, बल्कि उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी भी है। तो अब सबकी नजरें 23 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जटिल सवाल के साथ छोड़ जाती है। अदालत आखिर 72,000 करोड़ रुपए के इस महाप्रोजेक्ट के राष्ट्रीय महत्व और इन बेहद कमजोर स्वदेशी जनजातियों के अस्तित्व के बीच संतुलन बनाएगी कैसे? क्या बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास और आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण सच में एक साथ चल सकते हैं? इस कानूनी लड़ाई का जो भी नतीजा होगा वो देश के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर बनेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत